गुड आफ्टरनून। आज हम लोग प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जितने सारे कॉन्सेप्ट थे सबको लर्न करा। होप सो आप उसको याद भी रखे होंगे, क्योंकि अगर वो सारे कॉन्सेप्ट आपके जहन में नहीं रहेंगे तो फिर सम बनाने में थोड़ी परेशानी आएगी। हम आपको आज सबसे पहले फॉर्मेट दिखाएंगे। फॉर्मेट हम आपको सेंड कर चुके हैं, उम्मीद करता हूँ सारे लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। तो हम आज आपको सिर्फ फॉर्मेट दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ अ मिस्टर एक्स रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2019-20। सबसे पहले हम लोग लेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद ऐड करेंगे इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस और डिसअलाउड एक्सपेंसेस। आप या तो इन एडमिसिबल लिखिएगा या तो डिसअलाउड लिखिएगा। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं एज पर आपके फॉर्मेट। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। इनकम टैक्स नहीं आएगा, वेल्थ टैक्स को नहीं लेना है इसके अंदर, इसलिए हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं। गिफ्ट टैक्स, कॉमा, सेल्स टैक्स इफ़ नॉट पेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 43B। मतलब अगर सेल्स टैक्स 43B के अकॉर्डिंगली जो टाइम दिया गया उस पर पे नहीं होता है तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद जितना सारा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस या ड्राइंग्स है, मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस है, ऐड होगा। उसके बाद फाइन्स एंड पेनल्टीज़ फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ। कुछ फ़ाइन पे कर रहे हैं, कुछ पेनल्टीज़ पे कर रहे हैं लॉ को तोड़ने के लिए, तो आपका वो यहाँ पे ऐड होगा। डिसअलाउड है इसलिए ऐड हो जाएगा। उसके बाद है लीगल चार्जेस फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ, सेम फाइन के जैसा ही है। रिजर्व फॉर बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व, परचेस ऑफ एसेट्स। परचेस ऑफ एसेट्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च इज़ अलाउड। परचेस ऑफ एसेट्स आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसलिए वो डिसअलाउड है, लेकिन अगर यही एसेट्स आप किस चीज़ के लिए ले रहे हो, साइंटिफिक रिसर्च के लिए ले रहे हो, तो वो अलाउड हो जाएगा। डेप्रिशिएशन टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डिसअलाउड यानी इनएडमिसिबल। डोनेशन एंड चैरिटीज़ ये आपका डिसअलाउड है। इंटरेस्ट रॉयल्टी पेड आउटसाइड इंडिया और टू NRI डिसअलाउड है। बैड डेट्स इफ़ डिसअलाउड बाय असेसिंग ऑफिसर। बैड डेट्स आता है, लेकिन अगर डिसअलाउड कर देगा असेसिंग ऑफिसर तो वो वापस आपको ऐड करना पड़ जाएगा। इतना सारा ऐड करने के बाद हम लोग लेस करेंगे एडमिसिबल एक्सपेंसेस और अलाउड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन के अंदर या तो एडमिसिबल लिखेंगे या तो अलाउड लिखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इफ़ नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक था जिसको हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे नहीं दिखाया, तो हम लोग उसको लेस कर देंगे। डेप्रिशिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, डेप्रिशिएशन दिखाएंगे एज पर इनकम टैक्स रूल। एनी एक्सपेंसेस अलाउड एज पर IT रूल बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब IT रूल कह रहा है कि ये एक्सपेंसेस लेस करना चाहिए, बट आपने लेस नहीं किया तो आपको लेस करने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद है लेस इनकम क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। हमने कुछ इनकम्स ऐसे हैं जो क्रेडिट कर रखे हैं PL अकाउंट पे, लेकिन वो प्रॉफिट एंड गेन्स पे नहीं आने चाहिए, उसको हम लोग लेस कर देंगे। जैसे बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट नहीं आएगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बैंक इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाता है और ये प्रॉफिट एंड गेन्स है इसलिए नहीं आएगा। डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, अगर डिविडेंड हमको शेयर से मिल रहा है फॉरेन कंपनी से तो वो भी लेस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि डिविडेंड तो इंडियन कंपनी से एग्जेम्प्ट हम लोग को पता है। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी टैक्सेबल है, बट कहाँ पर है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ UTI एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, नहीं आएगा। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, नहीं आएगा। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट नॉट इनसिडेंटल टू बिजनेस, हमने एक हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करा, वहाँ से रेंट मिल रहा है हमको, लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है इसलिए नहीं आएगा। गिफ्ट फ्रॉम फादर नहीं आएगा, सिंपल सा बात है, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव ही नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे जाता है। उसके बाद है बैड डेट रिकवर्ड आउट ऑफ बैड डेट डिसअलाउड इन अर्लियर ईयर। बैड डेट रिकवर हो रहा है कहाँ से बाबू? ऐसा बैड डेट जिससे जो अगले साल क्या हो गया था? डिसअलाउड हो गया था। उसके बाद देखो क्या है, एनी अदर इनकम। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स नहीं आएगा।
उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, लेस स्टॉक यूज़ बाय प्रोप्राइटर। स्टॉक अगर पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया है तो आपको लेस करना पड़ेगा। क्या 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 लेस होगा? सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस लेस करना होगा। और अगर स्टॉक यूज़ बाय प्रोप्राइटर हुआ है तो ऐड करना पड़ेगा। ये कैसा बात है सर? लेस भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है। हाँ सर, लेस उस समय होगा जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और ऐड उस समय होगा जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। दोनों ही केसेस में मार्केट वैल्यू को इग्नोर करना है, मतलब आपको मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। फिर से समझो, स्टॉक अगर प्रोप्राइटर यूज़ कर रहा है तो वो लेस भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है। लेस कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। ऐड कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। मार्केट प्राइस पे ध्यान नहीं देना है। उसके बाद है लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ऐड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है तो लेस होगा, अंडर वैल्यू होता है तो ऐड होगा। उसके बाद है लेस अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक कम हो जाता है तो लेस होगा, और अगर ज़्यादा हो जाता है ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक तो ऐड होगा। ये सारे को करने के बाद जो टोटल आएगा इसका नाम क्या होगा बाबू? इनकम फ्रॉम बिजनेस। प्लीज़ टेल मी, फॉर्मेट आपका यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम 1, द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस धार फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ एस धार फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये सारा आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको देखते हुए आपको क्या करना है? सॉल्व करना है वन बाय वन। चलिए हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास देखिए फॉर्मेट, हम आपको दिखाते हैं जो मेरा सॉल्व किया हुआ है। प्रॉब्लम सॉल्व बिजनेस। अभी हम लोग सिर्फ बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ एस धार फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2019-20 पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। सबसे पहले हमको चाहिए नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना है मेरा? 61,000 है। नेट प्रॉफिट हमने बैठा दिया 61,000 का। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे इन एडमिशेबल एक्सपेंसेस। अब आ करके देखेंगे कौन कौन सा ऐसा एक्सपेंसेस है जो इन एडमिशेबल है, मतलब डिसअलाउड है। सबसे पहला ऑफिस सैलरी, नो प्रॉब्लम। प्रोप्राइटर सैलरी, ये डिसअलाउड है सर। प्रोप्राइटर सैलरी डिसअलाउड इसलिए ये कि पर्सनल एक्सपेंडिचर है। हमने फॉर्मेट में अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं दिखाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोप्राइटर सैलरी, इसका नोट्स देना पड़ेगा, लेकिन हम आपके आसानी के लिए नोट्स अलग से ना बना करके यहीं पे लिखेंगे बीइंग पर्सनल एक्सपेंसेस, पूरा का पूरा अमाउंट 24,000। उसके बाद देखिए रेंट है, रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? रेंट में बोल रहा है कि 12,000 जो बीइंग द रेंट ऑफ बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज ओन रेसिडेंस। रेंट उस बिल्डिंग का है जिसको प्रोप्राइटर ने खुद ऑक्यूपाई करा है। कितने अमाउंट से? 12,000 से। ऊपर में देखिए कितने का है? 36,000 का है। तो हमको पता ये चला कि 12,000 का ऐसा अमाउंट है जिसका सेल्फ यूज़ हो रहा है। तो जो भी सेल्फ यूज़ होगा वो क्या है मेरा? डिसअलाउड है। मतलब कोई भी चीज़ जो पर्सनल पर्पस के लिए होगा वो डिसअलाउड है। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस दिखाएंगे? नहीं सर, जितना का सेल्फ यूज़ होगा उतना ही डिसअलाउड होगा। रेंट बिंग पर्सनल यूज़ 12,000 डिसअलाउड। उसके बाद देखो क्या है, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है तो डिसअलाउड हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिंग ड्राइंग्स 9,700। यहाँ पे आप बिंग पर्सनल एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। मैंने बिंग ड्राइंग्स लिखा क्योंकि हम बिजनेस से पैसा निकाल करके LIC पे करते हैं, ऐसा हम सोचे, इसलिए हम ड्राइंग्स लिखे। आप यहाँ पे ड्राइंग्स की जगह बिंग पर्सनल एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। पर्सनल एक्सपेंडिचर लिखो या ड्राइंग लिखो, बात एक ही है। उसके बाद है परचेस ऑफ फर्नीचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है, लेकिन अगर ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए होता तो अलाउड हो जाता, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो हम लोग यही समझेंगे कि नॉर्मल है। ये परचेस ऑफ फर्नीचर इनएडमिसिबल हो जाएगा। बिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर 12,500। उसके बाद देखो सवाल में क्या है, मोटर कार एक्सपेंसेस, इसके साथ एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है देख लेते हैं।
20% ऑफ द मोटर कार यूज फॉर प्राइवेट वर्क्स ऑफ द प्रोप्राइटर। बोला है कि जो 20% है मोटर कार का प्राइवेट वर्क के लिए यूज़ हुआ प्रोप्राइटर का। कितने का मोटर कार है भाई? मोटर कार देखिए आप 15,700 का, जिसमें से 20% पर्सनल यूज़ के लिए है, तो हम लोग 20% को डिसअलाउड कर देंगे। यहाँ पे आएंगे मोटर कार एक्सपेंसेस 15,700 का 20% आपका आ जाएगा 3140। कैलकुलेशन कर लीजिएगा एक बार, हो सकता है मेरा एरर हो। उसके बाद क्या है देखेंगे हम लोग डोनेशन। डोनेशन आपका क्या है? पर्सनल एक्सपेंडिचर है। आपने अपनी मर्ज़ी से डोनेशन दिया, आपको बोला नहीं गया था देने के लिए। बिंग पर्सनल एक्सपेंडिचर 3500। उसके बाद से क्या है? बैड डेट बिजनेस एक्सपेंडिचर है को बारे में। रिजर्व फॉर बैड डेट आपका डिसअलाउड है, हम लोग फॉर्मेट में देखे थे। रिजर्व फॉर बैड डेट 8500। उसके बाद क्या है बाबू? इनकम टैक्स तो फुल्ली डिसअलाउड है, ये भी हम लोग फॉर्मेट में देख कर गया है। इनकम टैक्स बिंग ड्राइंग 9700। उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अलाउड है, लेकिन हम लोग इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखे डेप्रिसिएशन टू बी ट्रीटेड सेपरेटली, हम अलग से दिखाएंगे 12,000। देखो अलाउड तो है, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना लिया है लोग? 12,000। लेकिन इनकम टैक्स बोला कि डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? 9700। तो हम लोग पहले यहाँ पे डिफरेंस लिख सकते थे, बट हम पहले क्या करेंगे? पूरा 12,000 डिसअलाउड कर देंगे, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन में ब्रैकेट में लिखा टू बी ट्रीटेड सेपरेटली 12,000। उसके बाद क्या है बाबू? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देखा था फॉर्मेट में, ये भी क्या है? पर्सनल एक्सपेंडिचर है। साथ नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या है बताइए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे जाता है? कौन सा मतलब हेड में जाता है? आपको याद होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाता है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा मेरा? डिसअलाउड हो जाएगा 7300। ये सारे को ऐड कर लेंगे क्योंकि और एक्सपेंडिचर हमारे पास बचा नहीं है। 1,02,340। कैलकुलेशन वापस चेक कर लीजिएगा, वापस बोल रहा हूँ मैं, ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 163,340। उसके बाद हम लोग लेस करेंगे एडमिसिबल एक्सपेंसेस। कौन कौन सा एक्सपेंसेस इनकम टैक्स ने आपको लेस करने के लिए बोला है? यहाँ पे देखिए, सबसे पहला आपको डेप्रिसिएशन बोला है लेस करने के लिए 9700। डेप्रिसिएशन एज़ पर आईटी रूल, डेप्रिसिएशन एज़ पर आईटी रूल 9700। उसके बाद एक और चीज़ है, ध्यान देना, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें बच्चों का कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, सेल्स टैक्स कौन सा प्रीवियस ईयर का है? 18-19 का है। और हम लोग कौन सा प्रीवियस ईयर में, एक बार देखो, हम लोग 2019-20 पे, हम लोग कौन से ईयर में? 2019-20 पे। तो सेल्स टैक्स पे पहली बात ध्यान में ये रखनी है कि आपको देखना है कि सेल्स टैक्स आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे हुआ है या बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे हुआ है। अगर बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न हुआ है तो अलाउड एक्सपेंसेस है, और आफ्टर डेट है तो डिसअलाउड है। ध्यान रखना पहला बात कि अगर सेल्स टैक्स आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे हुआ है तो वो डिसअलाउड है, मतलब इनएडमिसिबल है। और अगर बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न हुआ है तो वो अलाउड एक्सपेंसेस है, मतलब एडमिसिबल एक्सपेंसेस है। अब सवाल पढ़ के देखो बाबू कि ये आफ्टर द डेट है या बिफोर द डेट है। हम देख रहे हैं सेल्स टैक्स प्रीवियस ईयर 18-19 का 20,000 हैज़ बीन पेड आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, मतलब ये आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे हुआ, इसका मतलब डिसअलाउड है। हाँ सर, क्योंकि अभी आप बोले कि अगर आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे होगा तो डिसअलाउड है, बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे होगा तो अलाउड है। लेकिन बाबू ध्यान रखना, डेट देखना, यहाँ पे डेट कौन सा है? 2018-19 है, मतलब हम लोग का प्रीवियस ईयर नहीं है, हम लोग का प्रीवियस ईयर तो 19-20 है। तो 18-19 में ये आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न हुआ था, इसलिए वो उस साल में तो अलाउ हुआ नहीं होगा। लेकिन अभी हम लोग कौन से ईयर में? 2019-20 में है, तो 2019-20 के अकॉर्डिंगली ये आफ्टर डेट नहीं है, बिफोर डेट है। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है फिर से सुनो। सेल्स टैक्स अगर आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे होता है तो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस है, बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न होता है तो आपका एडमिसिबल एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे बोला है आफ्टर द डेट है, इसका मतलब इनएडमिसिबल होना चाहिए था, बट ये हमारा करंट प्रीवियस ईयर का नहीं है, ये हमारा उससे पहले वाला प्रीवियस ईयर 18-19 का है, मतलब उस साल में वो इनएडमिसिबल था, लेकिन इस साल में क्या हो जाएगा? एडमिसिबल हो जाएगा। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, सेल्स टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2018-19 20,000। अगर ये इस साल का होता तो ये यहाँ पे लिखा था, डिसअलाउड हो जाता, अलाउड नहीं होता। तो 20,000 ऐड करके 29,700। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे 163,340, सॉरी ऐड नहीं करेंगे, लेस करेंगे। 163,340 से 29,700 लेस करेंगे, लेस करके बताओ कितना आ रहा है? कितना आया? 133,640।
एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। उसके बाद लेस है इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। ऐसा कौन कौन सा इनकम है जो टैक्सेबल होना नहीं चाहिए था, उसको हमने कहाँ पे दिखा दिया है, पीएल अकाउंट में दिखा दिया। ये देखते हैं कौन कौन सा ऐसा इनकम है। ग्रॉस प्रॉफिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमीशन है, कोई प्रॉब्लम। इनकम टैक्स रिफंड है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था जो यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो हम लोग आएंगे यहाँ पे इनकम टैक्स लेस कर देंगे 1800। उसके बाद देखिए बैंक इंटरेस्ट है 7900। उसके बाद क्या है बाबू, देखो इंटरेस्ट फ्रॉम यूएस 64 बॉन्ड्स जो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमने दिखा दिया 5200 का। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी नहीं होना चाहिए था, इसको भी हमने दिखा दिया। सारे को ऐड कर देंगे 27,400, फिर उसको इससे लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा 1,06,240, 106,240। यहाँ तक क्लियर होगा होप सो सभी का। ये सारा वो इनकम था जो इनकम टैक्स ने मना किया था क्रेडिट करने के लिए पीएल पे, बट हमने क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, इसलिए हमने यहाँ पे लेस कर दिया। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा आइटम कवर हो गया। अब एडजस्टमेंट देखो कुछ छूटा है क्या। एडजस्टमेंट ए पूरा कवर हुआ, एडजस्टमेंट 2B पूरा कवर हुआ, एडजस्टमेंट C बाकी है, एडजस्टमेंट D कवर हो गया। ये लास्ट एडजस्टमेंट था। एडजस्टमेंट C देखिए, सेल्स इंक्लूड 15,000 बीइंग द वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। बोला कि सेल्स में 15,000 का एक ऐसा सामान इंक्लूड है जिसको क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है प्रोप्राइटर, मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल किया। ये आपका सेलिंग प्राइस है। द कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस ऑफ सच गुड्स, इसका कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस दिया हुआ है 18,000 एंड 30,000। आपको याद होगा हम फॉर्मेट बताते समय बताए थे कि हम लोग मार्केट प्राइस को इग्नोर करेंगे जब कभी प्रोप्राइटर यूज़ करेगा। तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस कितना है 15,000 है, और आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 18,000 है। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है? सवाल है हमारा कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगा और सेलिंग प्राइस कम रहेगा तो ये ऐड हो जाएगा। तो हम लोग आएंगे यहाँ पे लिखेंगे ऐड एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक यूज्ड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक यूज्ड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। हमने जो कुछ आइटम्स को पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल किया वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। 18 से 15 जाएगा 3, यहाँ पे ऐड करेंगे 1,09,240। ये आपका हो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। प्लीज़ टेल मी, एकदम क्लियर है आपका। फिर से देख लो एडजस्टमेंट। सेल्स इंक्लूड 15,000, वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, 15,000 का सामान विड्रॉ किया गया, प्रोप्राइटर ने किया। कॉस्ट प्राइस जिसका था 18,000 और मार्केट प्राइस 30,000। हमको मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, हमको देखना है कॉस्ट एंड सेल। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट ज़्यादा है या सेल ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे एज पर फॉर्मेट। ऐड एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक यूज फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। कॉस्ट प्राइस से क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को लेस कर देंगे, यहाँ पे आएगा 3,000, उसको ऐड करेंगे 109,240। यही आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 2। एस गुहा सबमिट्स द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हिज बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, फिर आपका परचेस है, वेजेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दिया हुआ सैलरी। सैलरी को यहाँ पे मैंने टिक आउट करा क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है देखते हैं। बोला कि सैलरी इंक्लूड्स प्रोप्राइटर सैलरी 10,000, मतलब सैलरी में 10,000 का आपका क्या है, प्रोप्राइटर सैलरी इंक्लूड है। आइए सॉल्यूशन में फॉर्मेट सजा लीजिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ एस गुहा फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 1920। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिएगा आपके सवाल में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 52,800, यहाँ दिखता होगा नेट प्रॉफिट आपको। उसके बाद ऐड करेंगे इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस। हमने पहला देखा एडजस्टमेंट प्रोप्राइटर सैलरी का, बिंग पर्सनल एक्सपेंसेस 10,000। उसके बाद रेंट था, रेंट का साथ भी एडजस्टमेंट है। बोला कि रेंट इंक्लूड रेंट फॉर ओन गोडाउन। एक ऐसा गोडाउन है जो कि मेरा है, उसका कुछ अमाउंट 5,000 मैंने क्या कर दिया है, रेंट पे दिखा दिया है। मतलब दिमाग लगा करके डिडक्शन लेना चाहा, लेकिन इनकम टैक्स इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझता है और सब देखता है। इसलिए वो बोलेगा भाई ये तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंडिचर है 5,000 का, जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो हम तुमको अलाउ नहीं करेंगे। तो रेंट क्या करेंगे, यहाँ पे डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब इनएडमिसिबल हो जाएगा। बिंग पर्सनल यूज़ 5,000। 5,000 उसके बाद चलिए सवाल में देखते हैं और क्या है। 5,000 उसके बाद चलिए सवाल में देखते हैं और क्या है। 5,000 उसके बाद चलिए सवाल में देखते हैं और क्या है। 5,000 उसके बाद चलिए सवाल में देखते हैं और क्या है। 5,000 उसके बाद चलिए सवाल में देखते हैं और क्या है। 5,000 उसके बाद चलिए सवाल में देखते हैं और क्या है।
उसके बाद सवाल में देखो तुम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं, अलग से दिखाते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे डेप्रिसिएशन टू बी ट्रीटेड सेपरेटली 12,200। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सवाल में देखेंगे फिर और क्या दिया हुआ है। गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स है 7,800, चूँकि पेरेंट्स क्या है, हमारे रिलेटिव है, लेकिन ऐसा देखना पड़ेगा कि हुआ क्या। गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स है, पेरेंट्स नहीं है। गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स है। एडजस्टमेंट क्या बोला है, देखो हाफ ऑफ द गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स आर गिवन टू रिलेटिव। आधा गिफ्ट हमने अपने रिलेटिव को दिया एंड रेस्ट गिवन टू द ओल्ड कस्टमर ऑफ द बिजनेस, और बाकी का हमने अपने बिजनेस के पुराने कस्टमर्स को दिया। तो जो 50% हमने अपने रिलेटिव्स को दिया वो क्या हो जाएगा, आपका इनएडमिसिबल होना चाहिए था, बट आपने क्या कर दिया, पूरा का पूरा लेस कर दिया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वापस ऐड कर देंगे। गिफ्ट एंड प्रेजेंट 7,800 का हाफ यानी 50% 3,900। उसके बाद देखो सवाल में क्या है, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स। यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स बिंग ड्राइंग्स 3,700। उसके बाद क्या है, रिजर्व फॉर बैड डेट। रिजर्व फॉर बैड डेट डिसअलाउड है, कितने का बाबू, 7,300 का। उसके बाद देखो बैड डेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी डिसअलाउड है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,800। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे छूट गया सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का हमको देखना पड़ेगा एडजस्टमेंट। यहाँ पे देखेंगे सेल्स टैक्स के बारे में क्या बोला है। सेल्स टैक्स क्या बोला है, सेल्स टैक्स आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न हुआ है। हम लोग प्रीवियस सम में देखे थे ना, सेल्स टैक्स वहाँ पे भी आफ्टर डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न था, लेकिन वो किसी और प्रीवियस ईयर का था। लेकिन यहाँ पे तो नहीं बोला ना कि किसी और प्रीवियस ईयर का, इसका मतलब ये करंट प्रीवियस ईयर का है। और अगर ये करंट प्रीवियस ईयर का है, इसका मतलब ये है कि ये आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे हुआ है अगर, तो या इनएडमिसिबल होना चाहिए था, ये एडमिसिबल नहीं होना चाहिए था। बट इन लोगों ने क्या कर दिया है, लेस कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनएडमिसिबल में आकर ऐड कर देंगे सेल्स टैक्स 9,300। फिर से समझ लो बाबू, सेल्स टैक्स हम आपको तीसरी बार समझा रहे, एक बार फॉर्मेट में समझाए, एक बार प्रीवियस क्वेश्चन में समझाए, और यहाँ पे समझा रहे कि सेल्स टैक्स अगर आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे होगा तो वो क्या हो जाएगा, इनएडमिसिबल हो जाएगा। लेकिन यही सेल्स टैक्स आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तो पे होगा, लेकिन किसी और प्रीवियस ईयर का पे होगा तो वो यहाँ पे एडमिसिबल हो जाएगा। क्लियर है। अब एक और सवाल, सर सेल्स टैक्स एडमिसिबल इस ईयर में कब होगा। सेल्स टैक्स हमारे करंट प्रीवियस ईयर में उसी समय टैक्सेबल होगा जब वो बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न होगा, लेकिन ये चूंकि आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है इसलिए हमने इसको इनएडमिसिबल में दिखा दिया है। प्लीज़ टेल मी, क्लियर है। सेल्स टैक्स के बाद क्या है बाबू, हो गया सारा, यहाँ तक हमने सारा कर लिया। तो इनएडमिसिबल वाला सारा आइटम हो गया, सबको ऐड करेंगे 54,200। यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे 107,000। उसके बाद लेस करेंगे एडमिसिबल एक्सपेंसेस, मतलब इनकम टैक्स ने क्या क्या लेस करने के लिए दिया। तो इनकम टैक्स ने तो सिर्फ डेप्रिसिएशन ही लेस करने के लिए दिया, आपको देख लेते हैं आप लोग। डेप्रिसिएशन एज पर IT रूल 10,000। यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन था क्या, हाँ डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे दिखा दिया था 12,200, लेकिन कंपनी इनकम टैक्स ने कितना दिया आपको, 10,000 का रिडक्शन दिया। इसका मतलब एडमिसिबल 10,000 होना चाहिए था, हम लोग 10,000 दिखा देंगे, लेस कर देंगे आपका 97,000। उसके बाद इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड टू PL अकाउंट। कौन कौन सा इनकम ऐसा है जो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए था बट हमने PL अकाउंट पे क्रेडिट कर। बैड डेट रिकवर्ड डिसअलाउड इन अर्लियर है। बैड डेट रिकवर्ड क्या है बाबू, डिसअलाउड इन अर्लियर है, ये आपका इनएडमिशन। बैड डेट रिकवर्ड 7,300 लेस कर देंगे। उसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है 12,700। बैंक इंटरेस्ट कहाँ पे टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल है, इनएडमिसिबल हो जाएगा, यानी यहाँ पे लेस हो जाएगा 33,500। इसको ऐड कर लीजिएगा, सॉरी लेस कर लीजिएगा, 63,500 आ जाएगा। एक और बात बता दें हम आपको बाबू कि हो सकता है आपके बुक में इसको अलग तरीके से सॉल्व किया गया होगा, तो आप बुक के सॉल्यूशन पे नहीं जाइएगा, हम जो सॉल्यूशन का वे स्टाइल बताए उसी को फॉलो करिएगा। आपका यहाँ पे सबसे पहला फ़ायदा, हमने नोट्स कम कर दिया। बुक में देखिएगा आप, नोट्स का भरमार है, मतलब सवाल बनाओ इतना लंबा चौड़ा, फिर नोट्स बनाओ, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। और मैंने क्या करा, आपका हेल्प करा, नोट्स को यहीं पे दिखा दिया, इसलिए बुक के सॉल्यूशन पे बराए मेहरबानी ध्यान मत दीजिएगा। हमने सारा एडजस्टमेंट कर लिया एक्सेप्ट A। इस बार ये एडजस्टमेंट आप बताइएगा। सेल्स इंक्लूड 25,000 बिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। सेल
प्राइस 25,000 है जो प्रोवाइडर ने विड्रॉ कर लिया है, जिसका कॉस्ट प्राइस 23,000 है और मार्केट प्राइस 30,000 है। फिर से मेरा सवाल है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेल प्राइस ज़्यादा है? सर सेल प्राइस ज़्यादा है। अगर सेल प्राइस ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, ऐड होगा या लेस होगा? सवाल है ऐड होगा या लेस होगा? प्लीज़ टेल मी कि अगर हमारा सेल प्राइस ज़्यादा है तो ये ऐड होगा या लेस होगा? जल्दी बोलिए बाबू। आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐड होगा लेस होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम फिर वापस आपको बता रहे हैं, ध्यान रखना, एकदम ध्यान अच्छा से। अगर सेल प्राइस ज़्यादा है तो लेस होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो ऐड होगा। तो यहाँ पे सेल ज़्यादा है कॉस्ट कम है, इसका मतलब ऐड होगा या लेस होगा? सर लेस होगा। वेरी गुड। फिर से बोल रहा हूँ, अगर सेल प्राइस आपका क्या है, ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो लेस करेंगे, और अगर सेल प्राइस क्या है, कम है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो ऐड करेंगे। हमने प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर हमारा सेल प्राइस क्या था, कम था, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था, इसलिए हमने वहाँ पे क्या किया था बाबू, ऐड किया था। लेकिन यहाँ पे सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, इसलिए लेस होगा। देखिए यहाँ पे लेस एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक यूज्ड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 25,000 से 23,000 को लेस करके 2,000 यहाँ पे बढ़ा के लेस कर देंगे, 61,500 आ जाएगा। प्लीज़ टेल मी आपका यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद एक और एडजस्टमेंट छोड़ा हमने, क्लोजिंग स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाई 5,000। क्लोजिंग स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड हो गया 5,000 से। जब कभी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा आपका लेस हो जाएगा। लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक अमाउंट निकाल के दे दिया है 5,000, 61,500 से 5,000 लेस करेंगे, आपका आ जाएगा 56,500। कैलकुलेशन एक बार कर लीजिएगा। यही आपका है इनकम फ्रॉम बिजनेस। प्रॉब्लम नंबर 2 हमने सॉल्व किया। प्लीज़ टेल मी यहाँ तक आपका क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्रॉब्लम 3 आपके सामने है। द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पी साहा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, इसको आपको फॉलो करके क्या करना है, सम बनाना है। चलिए बनाते हैं। Computation of income from business of P Saha for the assessment year 2021 relating to previous year 1920। सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितने का है। नेट प्रॉफिट है 74,600। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 74,600। उसके बाद ऐड करेंगे इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। हमें देखना पड़ेगा क्या क्या इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस है। सबसे पहले परचेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेजेस, वेजेस को हमने मार्क किया, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, चलिए देखते हैं क्या बोला है भाई वेजेस के बारे में। वेजेस में बोला 12,000 पेड टू अ लेबर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी अक्वायर्ड ऑन 1 मई 2019। हम 12,000 पे किए एक लेबर को इंस्टॉल करने के लिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है सर। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर 12,000 डिसअलाउड। प्लीज़ टेल मी क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, देखिए रिपेयर्स इंक्लूडिंग 7,000 बीइंग द कॉस्ट ऑफ एडिशनल टू ऑफिस टू बिल्डिंग, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिपेयर्स बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर 7,000 डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद वापस चलते हैं क्वेश्चन में। रिपेयर्स के बाद सैलरीज़ है। सैलरीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही किसी कोई एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस, बैड डेट डिस्काउंट, रिजर्व फॉर बैड डेट डिसअलाउड है, मतलब इनएडमिसिबल। रिजर्व फॉर बैड डेट 12,000। उसके बाद क्या बाबू देखते हैं, चैरिटीज़ एंड डोनेशन। चैरिटीज़ एंड डोनेशन कितने का है, 18,000 का। ये भी क्या है आपका, इनएडमिसिबल है। उसके बाद क्या है देख लो, गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स। आपको पता करना पड़ेगा कि गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स का कोई नोट्स है क्या, यानी कोई वर्किंग एडजस्टमेंट दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स के साथ, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, ये आपका क्या है, इनएडमिसिबल है। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स बीइंग ड्राइंग्स 8,000। उसके बाद क्या देख लो, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स के बाद प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, इसको हम लोग अलग से ट्रीट करते हैं। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन टू बी ट्रीटेड सेपरेटली 12,500। उसके बाद क्या है बाबू, इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनएडमिसिबल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनएडमिसिबल 7,300। उसके बाद क्या है देख लो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंडिचर है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग पर्सनल एक्सपेंडिचर, प्रीवियस समय हमने इसको ड्राइंग्स लिखा था और कहा था कि आप पर्सनल भी लिख सकते हो। ये सारा को ऐड करेंगे 82,200, ये सारे को ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे 156,
ऐड करना है इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे 156,800। उसके बाद लेस करेंगे एडमिसिबल एक्सपेंसेस, मतलब गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स ने आपको क्या क्या लेस करने के लिए दिया। तो सबसे पहले तो हमको डेप्रिसिएशन हर हाल में मिलेगा। आइए देखते हैं डेप्रिसिएशन कितना है हमारा। यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे, प्रिंटिंग नहीं है। डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, ध्यान देना प्रीवियस ईयर 1920, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, 1920 ही चल रहा है, मतलब इसी साल का है। तो डेप्रिसिएशन एज पर IT रूल कितना मिला आपको, 20,000। उसके बाद सेल्स टैक्स का देख लेते हैं। सेल्स टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19, 25,000 वॉज पेड ऑन 30 सितंबर। कब पे हुआ, 30 सितंबर। और डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कितने का था, 31 जुलाई 2019। तो देखो हमको पे करना चाहिए था 31 जुलाई तक, लेकिन हम पे कब कर रहे हैं, 30 सितंबर। मतलब ये बिफोर द डेट है या आफ्टर द डेट है, बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है या आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है। सर ये आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है, इसका मतलब ये इनएडमिसिबल होना चाहिए या एडमिसिबल होना चाहिए, सही से बोलना। सर इनएडमिसिबल होगा, वेरी गुड। क्यों होगा सर इनएडमिसिबल, क्योंकि सर ये हमारे प्रीवियस ईयर का नहीं है, ये किसी और प्रीवियस ईयर का, मतलब हमारा जो करंट प्रीवियस ईयर है इस प्रीवियस ईयर का नहीं है, मतलब किसी और प्रीवियस ईयर का है। उस प्रीवियस ईयर में ये आफ्टर रेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न था, बट इस प्रीवियस ईयर में ऐसा नहीं होगा। वो अगर इस प्रीवियस ईयर का रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, इनएडमिसिबल हो जाता, लेकिन ये किसी और प्रीवियस ईयर का है, इसका मतलब ये एडमिसिबल है। हमने प्रॉब्लम 1 में किया था यही चीज़, वापस प्रॉब्लम 3 में हम लोग इसको कर रहे हैं। प्लीज़ टेल मी, आपका सेल्स टैक्स का जो कन्फ्यूज़न है एकदम क्वाइट एंड क्लियर है। सेल्स टैक्स फॉर द प्रीवियस है 2018-19 25,000 ऐड कर लेंगे 45, वहाँ से लेस कर देंगे 1,11,800। उसके बाद लेस करेंगे इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। चलो देखते हैं कौन कौन सा इनकम तुम लोगों ने ले लिया। बैंक इंटरेस्ट ले लिए हो 7,800 का, और डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ले लियो। चलो हटा देते हैं। बैंक इंटरेस्ट 7,800, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 1034। सेक्शन याद रहे तो लिखना, नहीं रहे मत लिखना। 7887 को लेस करना 16,500, यहाँ से लेस करना 95,300। प्लीज़ कैलकुलेशन चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मैंने अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लिखा है, एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। पहला ही एडजस्टमेंट है, स्टॉक इज कंसिस्टेंटली वैल्यूड एट 10% बिलो कॉस्ट। प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है या ओपनिंग स्टॉक कम हो रहा है या क्या कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, स्टॉक इज कंसिस्टेंटली वैल्यूड एट 10% बिलो कॉस्ट। मतलब आपका ओपनिंग स्टॉक भी 10% कम वैल्यू हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी आपका 10% कम वैल्यू हुआ है। क्योंकि अगर ओपनिंग स्टॉक 10% कम वैल्यू, मान लो क्लोजिंग स्टॉक 10% कम वैल्यू है, इसका मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक पे भी इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक इस साल का है, इसका मतलब अगला साल का वो क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक है। और अगर प्रीवियस ईयर का क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, तो लास्ट ईयर का वो क्या बन जाता है, क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है। इसलिए यहाँ पे बोला स्टॉक इज़ कंसिस्टेंटली वैल्यूड, मतलब स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का दोनों क्या हुआ है, अंडर वैल्यूड हुआ है। आइए देखते हैं कितना कितना स्टॉक है हमारा। देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 72,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,08,000 है। दोनों अंडर वैल्यूड हुआ है। चलो लेस अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू होता है तो हम लोग उसको लेस करते हैं। हमारा था 72,000, कितना परसेंट से कम वैल्यू हुआ, 10% से। मतलब ये 72,000 कितना परसेंट है, 90% है। तो जितना वैल्यू कम हुआ उतना हमें निकालना है। तो कितना परसेंट कम हुआ है, 10% कम हुआ है। तो जितना निकालना है वो ऊपर, जो निकला हुआ है वो नीचे। ये 72,000 ओपनिंग स्टॉक है, बोला 10% बिलो कॉस्ट है। 10% बिलो कॉस्ट है, इसका मतलब ये 100% है। तो ये कितना परसेंट है, ये 90% है। जब ये 90% है, इसका मतलब कितना परसेंट कम हुआ मेरा, 10% कम हुआ। तो जो चीज़ कम है हमें वो निकालना है, जो निकालना है वो ऊपर रखिएगा, जो निकला हुआ है वो नीचे रखिएगा। तो 90% का वैल्यू हमें पता है 72,000 है, बट 10% का हमें वैल्यू पता नहीं, इसलिए हम 10% को ऊपर रखे हैं। 10% इसको सॉल्व करिएगा, 8,000 कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 87,300 लेस करके। फिर ठीक उसी तरह अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 10% अंडर वैल्यू हुआ है। इसका मतलब ये जो 1,08,000 है, ये कितना परसेंट है, 90% है। जब ये 90% है तो कितना कम है मेरा, 10% कम है। तो निकालना कितना है, 10%, जो निकालना है वो ऊपर सॉल्व करेंगे। 12,000 ऐड करेंगे, आपका 99,300। प्लीज़ टेल मी, आपका प्रॉब्लम 3 एकदम क्लियर है। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, प्रॉब्लम 4, लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। आइए देखते हैं प्रॉब्लम 4। प्रॉब्लम 4, द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एनडोएफ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है
कंप्यूट द इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ एन रॉय। आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालने बोल रहा है। अभी हम लोग तो इनकम फ्रॉम बिजनेस ही सॉल्व कर रहे हैं, प्रोफेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ एन रॉय फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 आफ्टर टेकिंग इनटू द फॉलोइंग पॉइंट्स। बहुत सारा एडजस्टमेंट है ना, डरने का ज़रूरत नहीं है। अब तक हमने जितने सवाल किए उसमें थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट था, इसमें बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमने अब तक सीखा है, तो ये तो बाय हाथ का खेल है, आप लोगों का आसानी से आप बना लेंगे, उम्मीद करते हैं। फिर भी हम आपका सॉल्व कर देंगे, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बताओ कितना है, 45,100 है। वेरी गुड। नेट प्रॉफिट एज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,100। उसके बाद चाहिए इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। देखो क्या क्या इनएडमिसिबल है, परचेज है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, सैलरी है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैड डेट है, ऑडिट फीस है, रेंट का सारा एडजस्टमेंट है। देखो क्या एडजस्टमेंट है। रेंट रिप्रेजेंट्स रेंट ऑफ गोडाउन ओन्ड बाय एन रॉय। ये हमारा जाना पहचाना एडजस्टमेंट है, प्रीवियस सवाल के अंदर भी आया था। रेंट ऑफ गोडाउन बीइंग पर्सनल एक्सपेंसेस 9,300। रेंट के बाद लीगल चार्जेस एडजस्टमेंट है। क्या है भाई लीगल चार्जेस? लीगल चार्जेस में बोल रहे 3,500 बिंग पेनल्टी पेड फॉर इंफ्रैक्शन ऑफ कस्टम लॉ। हो लॉ को ब्रेक किया है इसने। हम आपको बताए थे फॉर्मेट में, जो लॉ ब्रेक करेगा उसके लिए पेनल्टी पे करता है अगर, तो वो अलाउड नहीं है सर, वो डिसअलाउड है, मतलब इनएडमिसिबल है। आइए, लीगल चार्जेस बिंग इंफ्रैक्शन ऑफ कस्टम लॉ डिसअलाउड 3,500। उसके बाद लीगल चार्जेस के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,700 डिसअलाउड है। उसके बाद क्या है, इनकम टैक्स है, तो हमको पता ही है डिसअलाउड है। इनकम टैक्स बिंग ड्राइंग्स 10,500। उसके बाद सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स का कोई एडजस्टमेंट है क्या, देख लो। सेल्स टैक्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब सेल्स टैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है वो। उसके बाद देखिए क्या है, कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड, entertainment expenses, depreciation to be treated separately 15,300। हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड को छोड़ के जा रहे हैं, हम आपको बाद में बताएंगे, ध्यान रखिएगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये सारा काम हमने कर लिया, मतलब और यहाँ पे कोई ऐसा एक्सपेंसेस नहीं है जो डिसअलाउड है। सेल्स टैक्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, इसलिए कुछ करेंगे नहीं। जनरल एक्सपेंसेस के बारे में एक बात बोला, यहाँ पे देखिए हमारा जनरल एक्सपेंसेस है क्या, जनरल एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड 5,200 बीइंग द कॉस्ट ऑफ स्वीट्स गिवन टू द चिल्ड्रेन ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑन दिवाली डे। हमने जनरल एक्सपेंसेस में 5,200 का अमाउंट ऐसा इंक्लूड है जो हमने बांटा था दिवाली के ओकेशन पर 5,200। तो ये अलाउड है या डिसअलाउड है? आप तो सवाल सर अलाउड है या डिसअलाउड? चलिए मैं बताता हूँ, ये फुल्ली अलाउड है। क्यों सर? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स किया हमने, किसको किसको बांटा भाई? चिल्ड्रेन ऑफ द एम्प्लॉयज़ के बच्चों को दिवाली डे पे हमने क्या किया है, बांटा है। तो ये इंसिडेंटल टू बिजनेस है, हमने एम्प्लॉय के बच्चों को बांटा है, किसी गरीब बच्चों को नहीं बांटा है। किसको बांटा है बाबू? एम्प्लॉय के बच्चों को बांटा है, मतलब ये बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है और ये एडमिसिबल है, इनएडमिसिबल नहीं है। और कोई एडजस्टमेंट है देख लेते हैं। सैलरी में बोला है सैलरी इंक्लूड्स 6,000 represents employers contribution to recognize provident fund। मतलब ये कि सैलरी में 6,000 ऐसा अमाउंट इंक्लूड है जो आरपीएफ का पास है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का है, तो आरपीएफ भी इंसिडेंटल टू बिजनेस है बाबू। लीगल चार्जेस हो गया। ऑडिट फीस का भी यहाँ पे बोला है, ऑडिट फीस इंक्लूड 12,000 being paid to a chartered accountant for conducting income tax appeal। इनकम टैक्स अपील कंडक्ट करने के लिए सीए को हमने ऑडिट फीस पे करा है, ये भी बिजनेस का एक्सपेंसेस है, ये भी यहाँ पे रहेगा। सेल्स वाला हम लोग बाद में देखेंगे। डेप्रिसिएशन हमारा हो गया, यहाँ तक पूरा क्लियर है एडजस्टमेंट, वेरी गुड। इसका मतलब और कोई एक्सपेंसेस नहीं है, ये हमने कर लिया। डेप्रिसिएशन देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन कितना दिया आईटी रूल ने। डेप्रिसिएशन आपको 12,000 का एडमिसिबल है, लेस डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल 12,000 का एडमिसिबल है। ये ऐड करके 92,400 आया था, इससे लेस कर देंगे 80,400। उसके बाद देखेंगे इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। इनकम नॉट टैक्सेबल, क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं, बैड डेट डिसअलाउड अर्लियर ईयर, जो भी बैड डेट रहेगा डिसअलाउड अर्लियर रिकवरी, उसको यहाँ पे हम लोग लेस कर देंगे 7,800। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेस हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी लेस हो जाएगा, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स लेस हो जाएगा, सारा ऐड करके आएगा 23,000, यहाँ से लेस करके 57,400। कैलकुलेशन आप लोग चेक करिएगा। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक देखो, एक एडजस्टमेंट छूटा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक से पहले कुछ और है क्या, देख लो।
सेल्स वाला एडजस्टमेंट, यानी हम लोग जो करके आए हैं बार बार। यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस 12,500 है और कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000। अब बताओ ऐड होगा या लेस? यहाँ पे सेल प्राइस ज़्यादा है सर, कॉस्ट प्राइस कम है, इसका मतलब आप बताए थे सर अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा तो लेस होगा, अगर सेलिंग प्राइस कम रहेगा तो ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस 12,500 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000, मार्केट प्राइस तो इग्नोर करते हैं, हम बोले थे ऐसा। तो 12,500 ज़्यादा है, 10,000 कॉस्ट प्राइस कम है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग लेस करेंगे। आइए देखेंगे यहाँ पे लेस एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक यूज फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 12,500 से 10,000 2,500, यहाँ से लेस करके 54,900। उसके बाद एक और एडजस्टमेंट रह गया, क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज कंसिस्टेंटली वैल्यूड एट 10% अबव कॉस्ट। यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को बोला है 10% अबव कॉस्ट हुआ है। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक है कितना पहले ये बताओ? क्लोजिंग स्टॉक 88,000 है, ये 10% ज़्यादा हुआ है, इसका मतलब ये कितना परसेंट है? इसका मतलब ये 110% है। मतलब क्यों ऐसा? क्योंकि 10% ज़्यादा वैल्यू हुआ ना, तो ये 100% नॉर्मली रहता है, 10% ज़्यादा वैल्यू हो गया मतलब ये कितना परसेंट हो गया? 110%। तो हमको निकालना है कितना है, 10% या 110%? सर जो ज़्यादा हो गया हमें वो निकालना है। वेरी गुड। तो हमने ये पता है कि अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होता है तो कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है तो हम लोग लेस करते हैं, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है तो हम लोग लेस करते हैं। अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है तो हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन हुआ या अंडर वैल्यूएशन हुआ? सर यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन हुआ, इसका मतलब क्या होगा? लेस होगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा। 88,000 अमाउंट है, ये कितना परसेंट है? 110% है। कितना ज़्यादा वैल्यू हुआ? 10%। इसका मतलब आपको 10% निकालना है। जो निकालना है वो ऊपर एकदम आसान तरीका है सॉल्व करने का। जो चीज़ हमको मालूम करना है हमेशा ऊपर रखेंगे, जो चीज़ हमें मालूम है वो नीचे रखेंगे। तो हमको तो 110% मालूम है ना, क्योंकि हमको मालूम है कि 88,000 का वैल्यू 110% है। ये जो 88,000 वैल्यू है 110% का वैल्यू है। इसका मतलब आपको निकालना है कितना परसेंट? 10%। जो निकालना है वो ऊपर, तो 10% डिवाइड बाई 10/110 सॉल्व करिएगा, 8,000 आएगा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, इसको लेस कर दीजिएगा 46,900। प्लीज़ टेल मी आपका ये क्लियर है? उसके बाद हम आपको एक चीज़ नहीं बताए थे, ये वाला कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड, इसको हम लोग नोट्स में दिखाएंगे। आइए देखते हैं। हमने अब तक 3 सब बनाया था, ये चौथा सम है, लेकिन बाकी 3 का हमने नोट्स नहीं दिखाया था, बट इसका नोट्स दिखा रहे हैं क्योंकि हमको दिखाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स अमंग्स द चिल्ड्रेन ऑफ एम्प्लॉई ऑन दिवाली डे, मैंने ऐसा बता दिया आपको पहले, फिर भी लिख दे रहा हूँ। इन इंसिडेंटल टू बिजनेस हैंस कंसिडर्ड एज एडमिसिबल ऑफ क्लाउड एक्सपेंसेस। उसके बाद है इट इज़ अज्यूम दैट एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सेल्स टैक्स एंड कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड इज मेड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। सेल्स टैक्स के बारे में बताया नहीं था ना कि कब हुआ नहीं हुआ, कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड के बारे में भी नहीं बताया कि ये कब अकर हुआ। तो आपको ये अज्यूम करना है कि ये कब अकर हुआ है, बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। जब सवाल में बोल देगा आफ्टर डेट है तो आफ्टर डेट है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आपको अज्यूम करना है कि ये बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है, हैंस कंसिडर्ड एज एडमिसिबल और अलाउड एक्सपेंसेस। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है? ये था आपका 4 क्वेश्चन जो आपको हमने आज सॉल्व करके दिखाया। ये आप लोगों को हार्ड कॉपी चाहिए तो मुश्किल है मिलना, बट सॉफ्ट कॉपी अगर आपको चाहिए होगा तो मिल जाएगा। पहला बात। दूसरा बात कि जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि करके आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और हमको भी बनाने में अच्छा लगे। क्योंकि जब इन रिटर्न हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, क्लास में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे रिटर्न में हमको मिलता है, यहाँ पे हमको रिटर्न में कुछ मिलने वाला है नहीं। तो रिटर्न में एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन तो मिले। इसलिए प्लीज़ 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 जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो लोग सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। फ़िलहाल यहीं आपका वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।